नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक पुरानी कहावत है, अकल बड़ी या भैंस, लेकिन आज ये बदल चुकी है। आज कहते हैं अकल बड़ी या डिग्री। दरअसल फर्जी डिग्री और नकल का जो कारोबार फैल चुका है, उसके बीच ये सवाल उठना लाजमी है। आज श्वेत पत्र में हम नकल के हाईटेक औजारों से लेकर पर्चा लीक, फर्जी डिग्री, सबके बीच टटोलेंगे ज्ञान की हकीकत। साल भर में 12 से अधिक अहम परीक्षाओं के पर्चे लीक। दिल्ली के दर्जन भर विधायकों के खिलाफ फर्जी डिग्री के मामले। नकल की ऐसी तस्वीरें कि दुनिया भर में मजाक बन रहा है। ये खबरें नई हैं, पर समस्या पुरानी है। एक सिरे पर है एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास जो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विद्वानों से सजा है। ऐसे मेहनती तेजस्वी छात्रों से पूर्ण जो कड़ी प्रतियोगिता के बीच 100% नंबर हासिल करते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी हकीकत भी जहां कॉलेजों में एडमिशन का कट ऑफ 99% तक पहुंच जाता है। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि मैं ये समझ ही नहीं पाया हूं कि पिछले 20-25 साल में हमारे स्कूल असेसमेंट सिस्टम में नंबरों का ऐसा अवमूल्यन कैसे हुआ है कि 100 में से 95%, 100 में से 90%। उसके बाद फिर ये स्थिति कि अब अगर आपको मान लीजिए किसी अच्छे कॉलेज में किसी लोकप्रिय डिसिप्लिन में दाखिला चाहिए तो 95%, 98% से कम की बात ही नहीं बनती है। जोर इस बात पर नहीं है कि आप कितना जानते हैं, जोर इस बात पर है कि आपके पास कितने नंबर। और इसलिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो अगर 190 वाला कट ऑफ में आ गया तो क्या 189 वाला बेवकूफ़ है? ऐसा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के सिरों को जोड़ते हुए हमने ये पाया कि भले ही नकल और फर्जीवाड़े का मर्ज पुराना है, इसके ऐसे नए नए अवतार और औजार हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। श्वेत पत्र में हमारी पड़ताल हमें नकली डिग्री के बाजार से चीटिंग के हाईटेक औजारों तक ले गई। हमने तफ्तीश की कि कैसे ये करोड़ों का कारोबार बन चुका है। कानून के उन प्रावधानों को भी हमने टटोला जो शिक्षा के फर्जीवाड़े से जुड़े हैं। उनमें बहुत सारा माफिया नेटवर्क बन जाता है। हमने देखा है ऑल इंडिया लेवल पे भी और स्टेट्स में भी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरीके के लोग एक सिस्टम को जो फेल करने के लिए कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं और उस लूप होल्स को जो है वो बाहर बच्चों में ले जा के बेचते हैं और एक जो है बिल्कुल ही इल्लीगल तरीके से उनको इस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व करते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं जो एक्चुअली डिजर्विंग है वो इस चीटिंग से रह जाते हैं। ये संगठित अपराध का एक अंश है और संगठित अपराध में अगर आप देखें परत दर परत कई स्तर पर इसको चलाने वाले होते हैं। और अगर कभी कोई ऐसा दबाव पड़ा तो छोटे मोटे जो फुट सोल्जर्स हैं इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, छोटी मोटी बरामदगी हो जाती है। लेकिन चल अचल संपत्ति का कुर्क किया जाना और ऐसा कोई पुलिस कार्य जिसमें इनकी कमर टूट जाए, ऐसा कोई कार्य मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि अभी हाल में हुआ हो। सबसे पहले नकली डिग्री के बाजार की सैर आपको कराते हैं। यूं तो सालों से ये फल फूल रहा है, लेकिन खबरों में तब छाया जब दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री ने फर्जीवाड़े को ही शर्मसार कर दिया। जितेंद्र तोमर ने तो कॉलेज के माइग्रेशन सर्टिफिकेट से लेकर आरटीआई तक फर्जी बनवा ली थी। अगर कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री बनाने का काम करता है तो वो फर्जी डिग्री सिर्फ एक बार नहीं बनाता, वो आमतौर पर ये एक रैकेट का हिस्सा होती है। और जो ये फर्जी डिग्री जिसका इस्तेमाल माननीय तोमर साहब ने किया है, अगर उन्होंने खुद बनाई है तो उन्होंने कैसे बनाई, किस प्रकार से बनाई, अगर अपने लिए बनाई या औरों के लिए भी बनाई, ये देखना होगा। अगर उन्होंने किसी से प्रोक्योर की है तो किससे प्रोक्योर की, तो उस व्यक्ति ने कैसे बनाई, उसके क्या क्या लिंकेजेस थे, कहाँ कहाँ से उसको मदद मिली और कहाँ कहाँ उसने आगे इस प्रकार की डिग्रियाँ बेची हैं। तोमर के अलावा दिल्ली के 11 और विधायकों की डिग्रियों की जांच चल रही है। बिहार के एक मंत्री ने वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की पत्नी पर भी फर्जी डिग्री का आरोप लगा दिया है। लेकिन ये सारी चीजें सियासी कटघरे में है।
राजनीति की बात छोड़िए, वहां तो हमेशा शिक्षा से अधिक अनुभव को तरजीह दी गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप ऐसे डॉक्टर के हाथों अपनी जिंदगी छोड़ सकते हैं जिसकी डिग्री फर्जी हो? क्या एक ऐसे इंजीनियर के बनाए हुए पुल पर चल सकते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो? क्या एक अनपढ़ वकील को अपना केस लड़ने दे सकते हैं? अभी 3 दिन पहले ही एयर इंडिया ने एक ऐसे पायलट को बर्खास्त किया जिसकी हायर सेकेंडरी की डिग्री ही फर्जी थी। जरा सोचिए, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरते हुए कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल चुका होगा वो। खौफनाक तो गलियों, मोहल्लों, चौराहों, अखबारों में खुलेआम डिग्री बेचते ये विज्ञापन भी हैं। 10वीं फेल को शर्तिया 12वीं पास, 12वीं फेल को ग्रेजुएट बनाने का दावा आज की बात नहीं। हैरानगी इस बात पर कि दशकों से इन विज्ञापनों पर रोक की कोशिश भी नहीं दिखी। मुख्यतः और प्रथम दृष्टया ये ओपन स्कूल सिस्टम के विज्ञापन की आड़ में ये विज्ञापन दिए जाते हैं। इसमें कुछ वास्तव में ओपन स्कूल में जाते हैं और कुछ नकल माफिया के शिकार बन जाते हैं, और उसके बाद नकल माफिया उनको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके जितना भी धन की उगाही कर सकता है अपने शिकार से प्राप्त करता है। इन विज्ञापनों के पीछे जो फॉर्मूला काम करता है उसमें 10वीं फेल छात्र की फर्जी मार्कशीट के आधार पर 12वीं में एडमिशन कराया जाता है। क्योंकि छात्र के रोल नंबर के साथ मार्कशीट अटैच नहीं होता, वेरिफिकेशन करना बेहद मुश्किल है। हरियाणा में इससे पार पाने के लिए इसी महीने से एक नया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड प्रशासन तमाम रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर रहा है, साथ ही रोल नंबर के साथ पिछले मार्कशीट अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि सारा कुछ जो है हमने ऑनलाइन कर दिया है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, तो कोई भी पर्सन किसी की भी मार्कशीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ले सकता है, और जो भी पहले 10th जो फेल थे पास करे, या इस टाइप के जो है डिफरेंट वे में लोग इसको जो है अलग ढंग से प्रचारित करते थे, नेगेटिविटी फैलाते थे, वो अब जो है रुकेगा। अहम यह है कि सरकारें फर्जीवाड़े के इस कारोबार के बारे में जानती हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि अंकुश लगाने के साथ साथ अपनी व्यवस्था दुरुस्त करना भी जरूरी है। बहरहाल इस फॉर्मूले की सफलता को आंकने के लिए अभी इंतजार करना होगा। श्वेत पत्र में हमने ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर ये कारोबार चलता कैसे है। अनगिनत एडवर्टाइजमेंट्स में किए दावे कितने सच्चे हैं, कैसा है डिग्रियों का ये बाजार। आज तक के रिपोर्टरों की टीम डिग्री के इच्छुक छात्रों के रूप में हकीकत तलाशने निकली। नकल हो जाएगी उसमें, अंदर मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से करा दूंगा जहाँ पूरी हेल्प हो जाएगी, 7% नंबर आएंगे। 2 साल की बोर्ड जब एडमिशन लेने आइएगा उसके बाद सर्टिफिकेट देना कंप्लीट हो जाएगा तो मार्क्स तो उसमें 3 घंटे का डिग्री बनता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आता है तो उसके बाद वहाँ से डिग्री, ठीक है, वो आपको जाके निकाल। आज तक की टीम के इस स्टिंग में जो दुनिया दिखी वो तिलस्मी थी। न एंट्रेंस एग्जाम का टेंशन, न दाखिले की झंझट, न पढ़ाई का दबाव। जेब में नोट हो तो पलक झपकते LLB, MBBS, MBA जो भी दिल चाहे वो हासिल कर लीजिए। इस बाजार में MA से लेकर B.Ed तक फर्जी डिग्रियों की भरमार है। जितनी मोटी रकम उतनी ही ऊंची डिग्री। LLB का 30,000 पर ईयर, इसमें क्या क्लास में हमें जाना पड़ेगा? नहीं, करवा दूंगा मैं। क्लास जाना है तो जा सकते हैं, नोएडा में कॉलेज दिलाते हैं। कौन से कॉलेज में? नोएडा में ईशान इंस्टीट्यूट। हाँ सर, तो नाम सुना कैसे क्या मतलब हम कॉलेज ना जाए, मतलब उसके लिए मैं बात कर लूँगा। कॉलेज में बात कर लेते हैं, हमारे पास सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग ही होते हैं। कोई सी होता है, कोई CS कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, उसी को कर रहा है। हमारी कॉलेज में नॉन अटेंडिंग की बात करके चलते हैं। अटेंडेंस का कैसे क्या वो लगवा देते हैं प्रॉक्सी, तो मतलब ये कैसे, ये क्या कितना 30,000 रुपये पड़ी 3 साल में। और एग्जाम कैसे क्या? एग्जाम में कोई हेल्प नहीं होगी, एग्जाम खुद देने पड़ेंगे। क्वेश्चन बता दूंगा, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तैयार कर लेंगे और पेपर के पास हो
ये तो खैर वो कारोबार है यहाँ जहाँ पर अलग अलग कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स आपको कच्चे पक्के अटेंडेंस के आधार पर एक डिग्री मुहैया करा देते हैं। यहाँ पढ़ाई नकली है लेकिन डिग्री असली है। फर्जी डिग्री का एक और बेशर्म कारोबार है जहाँ पर न एडमिशन होता है न परीक्षा होती है, दस्तावेज छपवा लिए जाते हैं, आपके हाथ में डिग्री आ जाती है। बिहार में 5 सालों में ऐसी फर्जी डिग्रियों वाले 1100 स्कूली शिक्षक बर्खास्त किए गए। यूं तो अलग अलग नकली डिग्री पर आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पिछले ही महीने उत्तर प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद के लिए आवेदन देने वालों में 29 की डिग्री नकली थी। इसी पद के लिए अप्रैल में जो आवेदन आए थे उनमें 47 फेक डिग्री वाले थे। यूपी बिहार में स्थितियां थोड़ी ज्यादा खराब हैं, ये सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये फर्जी डिग्रियों के रैकेट को ठीक से एक्सप्लोर किया जाए, जो सज्जन डिग्री दिलाने का वादा कर रहे थे वो कह रहे थे कि अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए तो हम कर्नाटक की किसी यूनिवर्सिटी की दिलवा देंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो चीज़ है ये केवल यूपी बिहार तक सीमित नहीं है। ऐसी फर्जी डिग्रियां हासिल करने के लिए किसी भी संस्था का मुखौटा नहीं होता, केवल एक प्रिंटिंग प्रेस होता है जहां छापी जाती है योग्यता। ऐसे में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की बड़ी से बड़ी डिग्री मिनटों का खेल है। अमूमन किसी भी नौकरी के लिए आवेदनों की संख्या इतनी अधिक होती है कि जांच उन्हीं मामलों में की जाती है जहां शक हो। जांच में अगर डिग्री नकली पाई जाती है तो आवेदक पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी गलती पर जेल हो सकती है। मुद्दा सिर्फ फर्जी डिग्री का नहीं है, मुद्दा फर्जी यूनिवर्सिटीज का भी है। बड़े बड़े कॉलेजों के भारी भरकम कट ऑफ परसेंटेज से पस्त छात्र कई दफा इस तरह की फर्जी यूनिवर्सिटीज के फेर में पड़ जाते हैं। कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा फील होता है क्योंकि 99% तक कट ऑफ जा रहा है और हर दूसरा बच्चा चाहता है कि उसका एडमिशन DU में ही हो। और ये सब देख के बस ऐसा मतलब एक तरीके से जिन लोगों की परसेंटेज कम आती है, जो 80s वाले भी हैं, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा। हाँ, कंपटीशन काफ़ी लगता है बिकॉज बिल्कुल पॉइंट से लोगों के मार्क्स डिफर करते हैं एंड देन अगर कट ऑफ 99 एंड यू गेट 98.75 यू स्टिल डोंट मेक इट। फर्स्ट डिवीजन में पास होकर भी अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज मिल पाना बेहद मुश्किल है। हताश छात्र कई दफा ऐसे कॉलेजों की फेर में पड़ जाते हैं जो न तो मान्यता प्राप्त है न ही इस बाबत किसी कोशिश में जुटे हैं। DU में सपना होता है सबका एडमिशन का, लेकिन वहाँ एडमिशन हो नहीं रहा। फिर हमने इन्हीं कॉलेज में आना पड़ता है क्योंकि अब ड्रॉप तो कर नहीं सकते, 1 साल बर्बाद, तो इनमें एडमिशन लेना ही पड़ता है हमने। अगर हम उन कॉलेजों में जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे करियर का भी सवाल होता है। वो हमें बेवकूफ़ बना देते हैं कि एडमिशन लो, हम कम पैसों के लालच में आके एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन हमारा करियर उनके ख़राब हो जाता है। अगर जब मान्यता प्राप्ति नहीं है तो फिर बंदा करके वो कोर्स करके करेगा क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के मुताबिक केवल वो संस्थाएं खुद को यूनिवर्सिटी कह सकती हैं जिनका गठन केंद्र या राज्य के कानून के तहत हुआ हो या फिर जिन्हें UGC एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये दर्जा दिया गया। ये सच है कि कुछ हद तक अंकुश लगा है, लेकिन आज भी कानून का माखौल उड़ाती ऐसी यूनिवर्सिटीज आम है। हद तो ये है कि कई संस्थाएं गैर कानूनी होने के बावजूद सालों से कायम हैं। ऐसी संस्थाओं से बचने के लिए UGC फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची जारी करता है। इस साल भी 9 राज्यों में 21 अमान्यता प्राप्त स्वघोषित संस्थाओं की सूची जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सबसे ज्यादा 9 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली में 5 और एक फर्जी विश्वविद्यालय बिहार, बंगाल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। चिंता की बात यह है कि इनमें कई विश्वविद्यालय गैर कानूनी होने के बावजूद सालों से चल रहे हैं। हर साल एडमिशन की शुरुआत से पहले UGC अपनी वेबसाइट पर इस सूची को अपडेट करता है। सुरक्षित भविष्य के लिए बेहतर हो कि छात्र इस सूची को जरूर देखें। यूं तो बगैर मान्यता यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल ही गैर कानूनी है, लेकिन ये संस्थाएं
न सिर्फ खुद को सालों से विश्वविद्यालय कह रही हैं, बल्कि यूजीसी के फेक लिस्ट पर हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, छात्र भी यहां पर एडमिशन ले रहे हैं साल दर साल। आजादी के वक्त हमारे देश की केवल 12% आबादी ऐसी थी जिसे पढ़ना लिखना आता हो। आज की तारीख में साक्षरता का आंकड़ा 74% पार कर चुका है। हालांकि अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा कुछ सुकून तो देता है। लेकिन श्वेत पत्र में हम तलाश रहे हैं कि साक्षरता और ज्ञान के बीच फासला कितना है। एक तरफ देश भर में प्री मेडिकल टेस्ट के क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल में बांटे जा रहे थे और राजस्थान के बहरोड़ के एक रिजॉर्ट के 3 कमरों में इन्हें हल किया जा रहा था। पेपर बंटते बंटते उनकी एक तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए 6 एक्सपर्ट्स के मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी थी। 15 मिनट में ही पेपर हल कर दिया गया। मैंने भी पीएमटी का पेपर दिया था और जब मैं पेपर दे के आया था तो मेरे 554 घर पे आने के बाद की मैच की तो 554 बन रहे थे। तो पिछली बार के एनालिसिस के हिसाब से 438 वाली कट ऑफ थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि इस पेपर में मास चीटिंग हुई है और इस पेपर को रद्द किया जाएगा, तो हमने तो ये सोचा था कि रद्द ना हो, लेकिन अब फैसला आ चुका है कि रद्द हो चुका है, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। पुलिस ने 75 ऐसे मोबाइल नंबर का पता लगाया जिनसे जवाब भेजे गए थे। जिन मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए जवाब भेजा गया उन्हें तो ट्रेस कर लिया गया, लेकिन 300 में से 280 मोबाइल पर ब्लूटूथ के जरिए जवाब भेजा गया। तकनीक की वजह से उन्हें ट्रेस करना मुमकिन नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में, तो वो कैसे उसको किया जाए। तो पहली दफ़ा था जब संस्थान में हमने 2009 के बाद जो हमने एग्ज़ाम लिए, उसमें पहली दफ़ा था कि हमने उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी और उसके साथ साथ उन बच्चों के थंब इम्प्रेशन शुरू और जाकर के हर कमरे में ये अनाउंस करते थे कि यदि कोई भी बच्चा गलत पाया गया तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। हरियाणा पुलिस के मुताबिक इस मामले के तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। उनकी जांच का दायरा फिलहाल 6 राज्यों में है। इकबालिया बयान के मुताबिक परीक्षा पत्र का सही जवाब देने की एवज में हर छात्र से 17 लाख रुपए वसूले जाने वाले थे। इस रकम में उन औजारों की कीमत भी शामिल थी जो इस हाईटेक चीटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये उपकरण आपको ऑनलाइन धड़ल्ले से मिलते हैं, चाहे किसी भी तरह की चीजें, किसी भी तरह की इक्विपमेंट आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हो या फिर जिनकी आपने कल्पना ही न की हो। एक इस तरह का लॉकेट जो ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है और आंसर कोई भी आपको आपके कान में धीमे से बोल सकता है, कहीं पर भी बैठा हुआ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको हेयर क्लिप्स मिल जाएंगी जो देखने में फैशनेबल लगती हैं, लेकिन एक ईयर पीस कानों में जरूर रहता है। इसी तरीके से इनरवेयर हैं जहां पर ब्लूटूथ डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस उसके भीतर लगे हुए हैं कहीं पर। यूं तो जो परीक्षार्थी होते हैं उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन इस तरह के वेबसाइट्स ऐसा दावा करते हैं कि आप इन्हें ले जाएंगे अपने साथ, इन्हें पहनेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन आजकल अकल के साथ साथ पैसों की भी खूब जरूरत होती है। ये डिवाइस बेहद कीमती हैं और परीक्षा के मौसम में इनकी कीमत 4 से 5 गुना बढ़ा दी जाती है। मसलन आपको अगर एक ऐसा पर्स चाहिए जिसमें मोबाइल डिवाइस लगा हो तो कीमत है 25,000। मोबाइल डिवाइस वाली घड़ी भी इतने में ही उपलब्ध है। बनियान में फिट ब्लूटूथ की कीमत है 12,000 रुपए। लेडीज सूट में फिट ब्लूटूथ की कीमत है 15,000। और अगर प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास जैमर लगा दिया हो तो जैमर फ्री डिवाइस के लिए सबसे अधिक खर्च होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट को कॉल करके मोल भाव करना होगा। ये सारे उपकरण खुलेआम बेचे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कई दुकानों में तो ये उपलब्ध है ही, ऑनलाइन ऑर्डर पर भी इनकी डिलीवरी की जाती है। जो इन्विजिलेटर होते हैं तो उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो देखेंगे कोई इस तरह के गैजेट जो है वो नहीं अंदर आ रहा है, सर्चिंग करें, फ्रिस्किंग करें। यदि उन्हें किसी लड़के पे संदेह हो रहा है तो उसको वो ऑब्जर्व करें।
हम सबको सिखाया जाता है नकल करना बुरी बात है, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं। मेहनत करने वाले कई छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जब क्लास में पढ़ाई होती है, जो चीज़ वो ध्यान नहीं देते हैं और एग्ज़ाम आता है तो उन पे डिप्रेशन आ जाता है कि किसी भी तरह से वो एग्ज़ाम को पास करें, इसलिए वो चोरी करने का फैसला करते हैं। अगल बगल दूसरा लड़की चोरी करते रहते हैं तो हम सीधा मैम को बोलते हैं कि मैम देखिए वो चोरी कर रही है। हमको जलन होता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रही है, इसीलिए हम लोग बोलने लगते हैं कि मैम देखिए वो चोरी कर रही है। शिक्षक मानते हैं कि खामी उनमें भी है, शिक्षा व्यवस्था में भी। सच्चाई जानते हुए भी सब खामोश रहने को मजबूर हैं। हम लोगों को पकड़ते हैं, उन लोगों को निकालते हैं, बाहर करते हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके हवाले करते हैं उन लोगों को। हमारे स्तर से कोई कमी नहीं है, बच्चे चोरी करते हैं तो करें, अब हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन को 100 मीटर के रेडियस में गार्जियन को नहीं आने देना है। ये प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस फोर्स रहते हुए भी बच्चे वहाँ गार्जियन वहाँ पहुँच जाते हैं। परसेंटेज बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण पेरेंट्स तक प्रेरित रहते हैं कि बच्चे चाहे कोई भी माध्यम अपनाएं, उनको ज़्यादा नंबर है, इसी भ्रम में या इसी गलती में वो लोग चोरी ज़्यादा करते हैं। एजुकेशन सिस्टम है वो सीखने के बजाय रटने पर ज़्यादा जोर देता है और वो नंबर सेंट्रिक ज़्यादा है, और इसलिए हर लड़का जब एग्जामिनेशन में आता है तो किसी न किसी बहाने वो नंबर ज़्यादा पाना चाहता है, और इससे नकल करने की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। अगर हमारे शिक्षा के ढांचे में ऐसा बदलाव किया जाए तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा कि नकल अपने आप ही लोग करना छोड़ देंगे। कई दफा तो ऐसा एहसास होता है मानो नकल को जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में CMP डिग्री कॉलेज में नकल रोकने से नाराज छात्र संघ के नेताओं ने कॉलेज के चीफ प्रोक्टर की कार पर पहले ईंट पत्थर फेंके और फिर देसी बम से हमला कर दिया। पिछले साल यूपी के ही फिरोजाबाद में 10वीं के एक छात्र आकाश ने इसलिए जान दे दी क्योंकि वो नकल नहीं कर सका था। लड़के के रिश्तेदारों ने बताया कि प्रिंसिपल ने नकल के लिए हर छात्र से 7,000 रुपए मांगे थे। आकाश के परिवार वाले ये रकम नहीं जुटा पाए। पैसा कैसा दे, मजबूरी करके तो पैसा दे। 4,000 रुपये दे चुके हम, अपनी लड़ा पेपर दिया, 3,000 हम बेग दे दिए, पसी ना गो। मैं तो दूसरे कमरा में थे, जो दूसरे कमरा में गो। शायद यही वजह है कि यूपी की सियासत में नकल की एक अलग जगह है। 1991 में राज्य के शिक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह नकल निरोधक कानून लेकर आए। इसके तहत नकल को गैर जमानती अपराध बना दिया गया। एक साल में यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्रों का पास परसेंटेज 1991 में 58.1 से 1992 में 14.2 पर गिर गया। 1993 में मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह यादव ने इस कानून को खत्म कर दिया। 1998 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो नकल निरोधक कानून दोबारा अमल में आया। फर्क सिर्फ इतना था कि नकल को गैर जमानती अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। नकल करने की इजाजत नहीं, ये सच है, पर नकल पे नकेल नहीं, ये भी सच है। बिहार की ये तस्वीरें हैरत अंगेज थीं, जब नकल कराने वालों ने न हड्डियों की परवाह की न जान की, बस मंजिलें लांघते गए, इमारत की भी नकल की भी। एक NGO के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 12वीं की परीक्षा में बिहार बोर्ड के 200 छात्र नकल करते पकड़े गए। असम में 421 और उड़ीसा में 367। नकल के आंकड़े भले ही चंद राज्यों को कटघरे में खड़ा कर रही हों, ये सच्चाई लगभग पूरे देश की है। तो क्या गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था की है? क्या फर्जी डिग्री, पर्चा लीक, नकल के जो मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं वो किसी बड़ी और पुरानी बीमारी के संकेत हैं? परीक्षा का मौसम आता है और सुरक्षा की तैयारियां ऐसे होने लगती हैं मानो किसी बड़े आयोजन के लिए की जा रही हों। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की फ्रिस्किंग की जाती है, परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, सुरक्षा बल तैनात किया जाता है, यहां तक कि फ्लाइंग स्क्वाड्स की नियुक्ति होती है। लेकिन इस सब के बावजूद मामला जस का तस। तो फिर किया क्या जाए? क्योंकि आखिर में वो छात्र मायूस होते हैं जो पढ़ लिख कर खूब तैयारी कर परीक्षा देने जाते हैं। जैसे आजकल देखेंगे कि नकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नकल से बच्चे पास हो जाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। नकलें बहुत हो रही है। मैं जहाँ जाता हूँ कॉलेज में देखा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे तक चीटिंग शुरू कर दी है। तो क्या कानून को कड़क बनाने की जरूरत है? दरअसल शिक्षा में फर्जीवाड़े को दो नजरिए से देखना होगा। अगर संगठित अपराध के तौर पर देखा जाए तो कड़े कानून की जरूरत है,
क्योंकि यहाँ अपराधी छात्रों को बरगलाकर करोड़ों का कारोबार चला रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के खेल में ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थी और अपराधी लाभान्वित हो रहे हैं। अंततोगत्वा दोनों हारते हैं और सबसे बड़ी जो इसमें दुष्परिणाम है वो राष्ट्र की बौद्धिक संपदा जिसका ह्रास होता है, हमारे विद्यार्थी जिनका समय और धन उसका अपव्यय होता है। सबसे बड़ा नुकसान हमारी बौद्धिक संपदा, राष्ट्र और विद्यार्थियों का है। 2011 में सीबीएसई के एक प्रश्न पत्र लीक मामले में अंडमान निकोबार की स्पेशल अदालत ने 4 लोगों को उम्र कैद दी थी। ये इस अपराध की अधिकतम सजा थी। जज का मानना था कि ऐसी सजा अपराधियों के मन में खौफ जगाएगी। लेकिन नकल करने वालों को देखने का नजरिया अलग रखना होगा। कई लोग मानते हैं कि छात्र इसलिए नकल करने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता। टीचर लोग बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं और बच्चा अगर टीचर पर जैसे टीचर आते हैं तो यहाँ पर सब हल्ले करते रहते हैं और टीचर यहाँ पढ़ाते भी हैं तो टीचर पढ़ाते नहीं है बल्कि बच्चे उस सबसे एडिट दिलवाते हैं। बच्चे का चोरी करने का 2 कारण होता है। एक तो गार्जियन की पूरी अथी रहती है कि तुम्हें कैसे भी परीक्षा पास करना होता है। दूसरा कि बच्चा पढ़ाई अगर किया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ पाया तब होता है चोरी। ये हमारा जो एग्जामिनेशन या एवेल्यूएशन सिस्टम है जिससे हम बच्चों को एवेल्यूएट करते हैं, स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करते हैं, वो या तो 6 महीने के बाद हम एक सेमेस्टर के एंड में करते हैं या सालाना परीक्षा में करते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ अभी भी जो है वो एनुअल मोड में हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है जो उसने पढ़ा है पूरा साल या 6 महीने में वो 3 घंटे में सब कुछ एग्जामिनेशन में कर दे। विदेशों में नकल को लेकर अलग सोच है। ओपन बुक एग्जाम दरअसल एक छात्र के विश्लेषण की क्षमता पर आधारित होता है। यहाँ क्वेश्चन पेपर के सवाल तथ्यों की जानकारी पर उतना जोर नहीं देते। भारत में नकल, पेपर लीक और फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव की दरकार है। आज भी सरकारी स्कूल कहीं शिक्षकों की कमी से जूझते हैं तो कहीं स्कूल की इमारत ही नदारद है। भारत में ज्ञान का भंडार है, विद्वानों का अंबार है। पूरी दुनिया भारत के शिक्षाविदों को सम्मान से देखती है। हमें सुधार के लिए किसी दूसरे देश की व्यवस्था को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद अपनी इच्छा शक्ति से हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को सुधारा जा सकता है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।